हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं एलएलबी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर एक्ट है लॉ प्रॉपर्टी, जिसे हम टीपीए भी कहते हैं। और कोड है हमारा 3004 और क्वेश्चन है हमारा 6, शाश्वतता के विरुद्ध नियम, यानी इस सर्वकालीनता के विरुद्ध नियम। शाश्वतता और सर्वकालीनता के विरुद्ध नियम, ये इन दो नामों से क्वेश्चन आता है। वीडियो में चलने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में चलने से पहले शाश्वतता के नियम को हम थोड़ा सा समझेंगे, शाश्वतता के विरुद्ध नियम को थोड़ा सा समझेंगे कि ये है क्या, जिससे कि जब हम क्वेश्चन को आगे कराएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें देखते हैं, जैसे एक व्यक्ति है ए, ठीक है, उसका पुत्र है बी, फिर उसका पुत्र है सी, फिर उसका पुत्र है डी, ठीक है। अब जैसे अगर हम यहां से स्टार्ट करें तो ये क्या बनेगा, परदादा, ये दादा, ये पिता और ये पुत्र, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, देखो इसका पुत्र था ये, इसका पुत्र था ये और इसका पुत्र है ये, यानी कि ये क्या हो गया, बेटा किसका, परदादा का। ये क्या हो गया, नाती किसका, परदादा का। और ये क्या हो गया, परदादा का परनाती, ठीक है। इस प्रकार से ये चयन है। आप इसे जब समझेंगे तो थोड़ा ये लगेगा कि सर रिलेशन क्यों समझा रहे हैं, तो इस वाले क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा रिलेशन ही है। अब शाश्वतता का नियम क्या कहता है कि कोई एक भूमि का टुकड़ा था, जैसे परदादा के पास, ए के पास एक भूमि का टुकड़ा था और उस भूमि की कीमत थी उस समय 10 रुपये, ठीक है। ये कोई भूमि का टुकड़ा है, इसका नाम हम रख देते हैं पी, ठीक है। ए के पास थी, इसे खरीदा 10 रुपये में, 10 रुपये इसकी कीमत थी उसके दादाजी के जमाने में। अब दादाजी ने मरने से पहले या अपने जीते जी ये कहा कि अब मेरा अंतिम समय आने वाला है, या कुछ दिनों बाद पता नहीं क्या हो, मैं रहूं इस दुनिया में ना रहूं, लेकिन मैं अपनी प्रॉपर्टी को अपने पुत्र को देके जाता हूं अपने जीते जी, सही है। तो इन्होंने सोचा कि इसको मैं अपने पुत्र बी के नाम कर दूं। तो इन्होंने जब लिखित दस्तावेज तैयार हो रहे थे तो उसमें कहा कि ये जमीन मैं आपको दे तो रहा हूं, लेकिन इस जमीन को आप जीवन भर कभी बेच नहीं सकते हो, सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हो। और उसके बाद इन्होंने दूसरी शर्त क्या रखी, एक शर्त तो क्या रखी, आप इसे कभी बेचोगे नहीं, यानी बेचना मना है, ठीक है। दूसरी शर्त क्या रख दी कि जैसे आपका बी है, बी के अगर कोई पुत्र होगा तो उस बड़े वाले पुत्र को ही ये संपत्ति आप दोगे, बड़े पुत्र को संपत्ति जाएगी। अगर तीसरा कहा कि अगर किसी कारण से बड़ा पुत्र नहीं है, मतलब दो पुत्र हो जाते हैं, एक पुत्र, तो अब क्या होगा, दूसरे में डिवाइड नहीं करोगे। तब डिवाइड कब करोगे, या तो उसकी मृत्यु हो जाए या किसी कारण से वो घर से चला जाए, तो आप दूसरे पुत्र को तभी वो संपत्ति दे सकते हो, सही है। यानी मृत्यु हो जाए या वो चला जाए, ठीक है। तो इस शर्तों के आधार पर ए ने अपनी संपत्ति किसके नाम कर दी, बी के नाम कर दी। और आगे कहा ए ने कि ये जो मैं दस्तावेज तैयार कर रहा हूं, इसमें कोई भी आगे जाके फेरबदल नहीं होगा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। यानी जो नियम मैंने आपके लिए बनाए हैं, ऐसे ही नियम आप अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बनाओगे,
जैसे कि ये सारे नियम किसने बनाए? ए ने बनाए। ए ने लगा दिए अपने पुत्र के ऊपर, अब बी लगा देगा अपने इस पुत्र के ऊपर, फिर ये लगा देगा इसके ऊपर, यानी ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। अब इसकी समस्या क्या आ रही थी भाई? ये तो हो गया शाश्वतता का नियम। अब इसे समझते हैं ये लागू करने का रीजन क्या है। जब कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदता है, जैसे ए था, ए कोई मेहनती मजदूर रहा होगा या कोई व्यक्ति रहा होगा, श्रम से या मेहनत से उसने संपत्ति 10 रुपए की परचेज करी होगी उस समय, ठीक है। ए का मकसद था कि इसे पूरा जीवन तो मैं इस्तेमाल करूं। क्या करूं? पूरे जीवन मैं इस्तेमाल करूं, और इस्तेमाल करने के बाद यार इस संपत्ति को मैं इतना प्यार करता हूं कि ये संपत्ति कहीं मेरे से दूर ना हो जाए। तो इसलिए इन्होंने ये सारी शर्तें रखी कि इतनी मेहनत से तुम इससे मैंने खरीदा है, शायद मेरी औलाद इसकी देखभाल करेगी या ना करेगी, इसलिए उसने दस्तावेजों में ये लिखवाया कि ना तो उसे बेचेगी या उसके जो पुत्र होता है सबसे बड़े पुत्र को ही देगी जो उसकी देखभाल करता रहे। तो इसका जो मन था ए का, ये थोड़ा लालची टाइप का था कि ये प्रॉपर्टी मेरी और मेरे खानदान के पास ही रहे, ठीक है। तो इसलिए इसने पीढ़ी दर पीढ़ी देने का सोचा। दूसरा, हमारा जो देश है थोड़ा भावनाओं पे ज्यादा चलता है। दूसरा पॉइंट क्या बनता है? ए ने सोचा, फर्स्ट पॉइंट हो गया कि मैंने मेहनत से खरीदा है, मेरी औलाद इसे बेच ना दे। दूसरा है, ए ने सोचा कि शायद मैं मर जाऊं और मरने के बाद शायद मुझे दोबारा से इसी घर में जन्म मिल जाए। भाई भावना है, संभावना है। भाई हमारा देश ज्यादातर भावनाओं पे टिका हुआ है। उसने सोचा कि अगर मेरी मृत्यु हो जाती है और किसी कारण से मेरा जन्म इसी घर में हो जाता है तो मैं तो गरीब रह जाऊंगा, और मैंने ये जो नियम बना दिया है कि मैं पीढ़ी दर पीढ़ी इस संपत्ति को अपनी ही पीढ़ी में देते रहेंगे हमारे बच्चे, तो शायद मेरा कहीं इसमें जन्म हो गया तो मुझे भी बेनिफिट आगे को मिलेगा, यानी पुनर्जन्म। तो इसकी वजह से इसने दिया। और तीसरा, ये थोड़ा लालची टाइप का था कि इसे कोई बेचे ना, ठीक है, संकी कह लो, लालची कह लो। तो इस प्रकार से इसने ये शाश्वतता का नियम अपनी संतानों पे लगाया था। लेकिन सरकार ने इसका क्या कर दिया? विरोध कर दिया। तो आपने देखा होगा शाश्वतता के विरुद्ध नियम, ये नियम था शाश्वतता का कि पीढ़ी दर पीढ़ी संपत्ति को देना, ठीक है। भाई प्रत्येक व्यक्ति, हम भी चाहेंगे अगर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है वो बिके ना, और हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलती रहे और हमारी पीढ़ी उसका इस्तेमाल करती रहे, हमारे पास कोई संपत्ति हो। सब सोचते हैं, उस व्यक्ति ने भी सोचा है, इसलिए ये नियम बनाया था शाश्वतता। लेकिन इसका क्या हुआ? न्यायालय ने करा विरोध। अब विरोध किस कारण से करा था उसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। सपोज करो ए जो दादाजी थे, बी के नाम पर प्रॉपर्टी कर गए और इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और जो पट्टा था, यानी जो भूमि थी पी, वो किसके पास आ जाती है? बी के पास आ जाती है। और दस्तावेजों में क्या लिखा हुआ है कि इसे आजीवन आप बेचोगे नहीं और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। अब सपोज करो इनके 4 पुत्र हो गए या 2 हो गए, 1 2 3 4, संभावना तो कितनी भी हो सकती है भाई, 12 भी हो जाते हैं, 18 भी हो जाते हैं। सपोज करो 2 पुत्र हो गए और प्रॉपर्टी किसके रहेगी? एक पुत्र के नाम ही दी जा सकती है, इसका बंटवारा नहीं हो सकता है। तो भाई इनमें क्या होगा? ये आपस में लड़के मर जाएंगे। भाई हो सकता है, आपस में ही लड़ेंगे। जब इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति संपत्ति को ही इस्तेमाल करेगा। क्या दूसरी संभावना ऐसी हो जाती है, बी को पैसों की जरूरत पड़ जाती है और बी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है पैसे प्राप्त करने का, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को बेचेगा। भाई बच्चे बीमार हो सकते हैं, उनकी फीस के लिए, अपनी शादी, अपने बच्चों की शादी के लिए, या और कोई कारण उत्पन्न हो सकता है, तो उस समय में उसे अपनी प्रॉपर्टी ही दिखाई देगी अगर उसके पास और कुछ नहीं है। और ऐसे में दादाजी इस पे एक स्टे लगाकर चले गए कि इसे आप बेचोगे नहीं और पीढ़ी दर पीढ़ी ही इसे देते रहोगे। तो ऐसी संपत्ति का क्या फायदा? तो इसलिए सरकार ने कहा कि भाई ऐसी संपत्ति तो नुकसानदायक है। तीसरा पॉइंट क्या बनता है? सपोज करो
सरकार जो यहाँ से एक हाईवे निकालने वाली है ऐसे करके, और हाईवे के बीच में जमीन है, हाईवे के बीच में दादाजी की जमीन है, और सरकार को ये वाली जमीन लेनी बहुत जरूरी है, नहीं तो हाईवे क्या होगा, बेकार होगा। अब इन्होंने क्या स्टे लगा रखी है कि ना तो आप इस जमीन को बेचोगे, ना इसे कोई अन्य इस्तेमाल करेगा, मेरी पीढ़ी के ही लोग इसे इस्तेमाल करेंगे। तो क्या ऐसा मुमकिन है? अब या तो हाईवे को बंद, हाईवे का रास्ता चेंज कीजिए या बदलिए। तो इसलिए यहाँ पे ये कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ इस प्रकार की जो लिखित दस्तावेज होंगे वो क्या होंगे, बेकार होंगे। ठीक है। या कोई औद्योगिक कंपनी आ जाए, उसकी वजह से उस संपत्ति को बेचना पड़ जाए, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मोटे तौर पर समझने के लिए ये है कि अगर कोई सरकारी कार्य के लिए ही अगर उस जमीन को बेचना पड़ जाए तो उस पे क्या है, वो बेच नहीं सकता है। तो इस प्रकार से न्यायालय ने कहा कि जो भूमि है जो शाश्वतता के नियम के विरुद्ध चल रही हैं उनको शून्य घोषित किया जाता है। ऐसा कोई भी करार यानी कोई लिखित दस्तावेज नहीं हो सकता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। अरे अगर कोई व्यक्ति को पैसे की जरूरत है वो तो फिर बेकार है, उसके लिए तो मिट्टी है, वो जमीन कुछ नहीं है, बेकार है। और एक प्लॉट का टुकड़ा ही बनकर रह जाएगा, वो किसी की जीवन थोड़ी बचा सकता है। या कोई सरकार के काम में उपयोग में आने लग जाए, भाई सपोज करो वहां पे उस प्लॉट के आसपास या खेत के आसपास हमें कोई सरकारी कार्य करना पड़ जाए, सेना रुकनी पड़ जाए, तो उस समय वहां पे लिखा हुआ है कोई इसका इस्तेमाल नहीं करेगा, ना हम उसे बेच सकते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रकार के नियमों को हटाया गया था। उम्मीद करता हूं आपको शाश्वतता के विरुद्ध जो नियम है ये समझ में आया होगा। और एक बात और, अब जो मैं आपको एग्जांपल देता हूं आपको समझाने के लिए देता हूं, लेकिन जब हमारा लॉ चलता है प्रॉपर्टी लॉ, इसमें इस प्रकार के काफी और एग्जांपल्स बन सकते हैं। ठीक है। ये नहीं है कि 1 2 3 4 एग्जाम्पल पे ये सिद्धांत हमारा टिका हुआ है। काफी एग्जाम्पल्स बन सकते हैं, उदाहरण आ सकते हैं, कारण हो सकते हैं। तो आप सिर्फ समझना, और जब आप बुक पढ़ोगे या आगे स्टडी करोगे या कोर्ट में जाओगे तो आपको इन चीज़ों का अच्छे से अध्ययन हो जाएगा और ज्ञान हो जाएगा। लेकिन रूल और यही चलेगा। ठीक है। तो आप ये मत समझना कि एक एग्जाम्पल दिया सिर्फ यही हमारे लॉ में सफिशिएंट है, नहीं, सिर्फ ये क्या था, समझाने के लिए था। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, सर्वकालीनता के विरुद्ध नियम के बारे में आप क्या जानते हैं? इस नियम के कौन कौन से अपवाद हैं? यह इस प्रकार से आ सकता है, शाश्वतता के विरुद्ध नियम पर एक निबंध लिखिए। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आ सकता है। उम्मीद करता हूं जो अभी मैंने एग्जाम्पल आपको समझाया है अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। अब चलते हैं अपने आंसर पे। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 सेक्शन 14 के अनुसार प्रत्येक संपत्ति के 2 स्वामी होते हैं। प्रथम वह व्यक्ति जो संपत्ति पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखने का अधिकारी होता है, तथा दूसरा वह समाज जिसके क्षेत्राधिकार में विवादित संपत्ति स्थित है तथा जिसका उस संपत्ति पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। यहां पे कहा गया है कि जो संपत्ति है एक तो प्रत्यक्ष है और एक अप्रत्यक्ष अधिकार की है। तो कोई भी संपत्ति ऐसी हो सकती है जिस पर 2 लोगों का अधिकार हो सकता है। जैसे सपोज करो कोई मंदिर है। क्या है? मंदिर। मंदिर आज मैंने अपनी जमीन पर अपने पैसे से मैंने बनवा दिया। अब उस पर जो पुजारी भी मैं खुद बन गया, लेकिन उस संपत्ति पर अब किसका अधिकार हो गया? संपूर्ण समाज का हो गया। अब वो कैसे हो गया भाई? अगर कोई यहाँ पे पूजा करने आएगा हम मना थोड़ी कर देंगे, कोई प्रसाद चढ़ाने आएगा हम मना थोड़ी कर देंगे, कोई अपना छोटा मोटा कथा कोई धार्मिक कार्य करने आएगा हम मना थोड़ी कर देंगे। अगर मैं खुद इसका पुजारी हूं, मैंने खुद अपनी संपत्ति पर यह बनवाया है, कल को इसे बनाकर मैं ही तोड़ने लग जाऊं और लोगों की इससे क्या जुड़ी हुई है, आस्था जुड़ी हुई है, तो ये क्या होगा? अपराध होगा। संपत्ति मेरे होते हुए भी इस पर किसका अधिकार हो गया? जनता का अधिकार हो गया। किसका? जनता का। ठीक है।
तो इस प्रकार से कुछ संपत्ति ऐसी होती हैं जो हैं तो हमारी, लेकिन समुदाय का उस पर क्या होता है, अधिकार होता है। यही बात इसमें कही गई है। तथा दूसरा, पहला किसका है? प्रथम, वह व्यक्ति जो संपत्ति पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखने का अधिकारी होता है, जैसे कोई पुजारी। तथा दूसरा, वह समाज जिसके क्षेत्राधिकार में विवादित संपत्ति स्थित है तथा जिसका उस संपत्ति पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, जिसका कोई नियंत्रण नहीं है लेकिन उससे क्या है, एक लगाव है। दूसरी बात, क्वेश्चन में चलने से पहले ही मैंने बोला था, इसके काफी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं और कारण भी हो सकते हैं, अपवाद भी हो सकते हैं। तो आप अपने दिमाग में ये चीज लेके ना बैठ जाना कि सर ने तो ऐसे समझाया था लेकिन हमारे सामने इस प्रकार से आया है। हमारा उद्देश्य है इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना, क्वेश्चन को पेपर में अच्छे से लिखना, आंसर को, और अच्छे नंबर प्राप्त करना। साथ ही इस शाश्वतता के आसपास जो थ्योरी आती है उसको अच्छे से समझना। ठीक है, आगे चलते हैं। व्यक्ति अपनी संपत्ति को मनमाने ढंग से प्रयोग करना चाहता है, किंतु समाज उसके मनमाने ढंग से प्रयोग करने व अधिकार पर रोक लगाना चाहती है। इसलिए मनमाने दावे को शाश्वतता कहा गया है। जैसा कि अब हमने कहा कि हमने कोई मंदिर बनाया, एग्जाम्पल के तौर पे समझो, मंदिर बनाया और उसमें जनता क्या है, पूजा पाठ करने लगी, उससे उनकी भावनाएं जुड़ गई। भाई हम जब किसी टेम्पल में, किसी मस्जिद में, किसी चर्च में पूजा करने जाते हैं, आस्था हमारी उससे जुड़ जाती है, हमारा उससे लगाव हो जाता है। सपोज करो कोई व्यक्ति जहाँ पे आप अपनी आस्था के साथ वहाँ पर पूजा करने जा रहे हो, उसको कोई क्षति पहुँचाए तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा। आपकी मस्जिद को, मंदिर को, कोई चर्च को या गुरुद्वारे को, या कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपकी आस्था जुड़ी हुई है और संपूर्ण समाज की है, तो हमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा दुख होगा। ना चाहते हुए भी हमारा उस पर क्या है, संपत्ति पर अधिकार है। ठीक है, और जिसकी वो संपत्ति है, जिसने वो अपनी, चाहे अपनी जमीन से पे बनाई हो, उसका क्या है, प्रत्यक्ष अधिकार है, लेकिन वो इस प्रकार की घटना नहीं कर सकता है। हम उसकी क्या करेंगे, रोकथाम करेंगे, रोक लगाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। इस प्रकार शाश्वतता के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य संपत्ति से संबंधित व्यक्ति और समाज के अधिकारों में तालमेल स्थापित करने का सिद्धांत है। तो कानून क्या चाहती है कि भाई इस प्रकार की संपत्तियों पर कानूनी विधि अपनाई जाए और एक ऐसा नियम और ऐसा तरीका हो जिससे कि किसी भी प्रकार की क्षति ना हो और किसी को ऐसे आगे जाके परेशानी ना उठानी पड़े। इसी के साथ एक एग्जाम्पल है टैगोर बनाम टैगोर के मामले में। अंतरणकर्ता ने अपनी संपत्ति ए को उसके बाद बै को पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए अंतरित करा। मतलब एक अंतरणकर्ता था, यानी एक दादाजी थे, उन्होंने अपनी संपत्ति को पहले ए पुत्र को दिया और उससे कहा कि ये संपत्ति तुम अपने पुत्र को दोगे और इसी प्रकार से ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। ये बात प्रीवी काउंसिल में पहुंची और प्रीवी काउंसिल ने इसे क्या कर दिया, शून्य घोषित कर दिया कि ऐसी कोई भी संपत्ति आप नहीं दे सकते हो जो पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए आपने ट्रांसफर करी हो। आप दे सकते हो, आपका पुत्र है, आपका नाती है, कोई भी है, या आप जिसे चाहो आप दे सकते हो। ये नहीं है कि अपने परिवार में ही दोगे, कहीं भी दो, लेकिन आप इस पे ये शर्त ना रखो कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलती रहेगी। ठीक है, ऐसे नहीं। सपोज करो मन किसी का बदल गया, वो किसी वन को देना चाहे, कै को देने का प्लान बना ले या उसे जरूरत हो, तो इस प्रकार आप इस पे कोई और एक मोहर लगा के नहीं जा सकते हो। दूसरा, मनुष्य शाश्वतता को निम्न कारणों से पसंद करता है। नंबर 1, उत्तराधिकारियों से संपत्ति की बर्बादी रोकना। दूसरा, मृत्यु के बाद भी उपभोग की इच्छा रखना। तीसरा, पारिवारिक स्वाभिमान। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में पहले बताया था कि शाश्वतता के नियम को आदमी क्यों ज्यादा पसंद करता है और सरकार इसका विरोध क्यों करती है। पहले इसकी पसंद देख लेते हैं, पसंद क्यों करते हैं। सब व्यक्ति चाहते हैं कि मेरी जो संपत्ति है मेरे उत्तराधिकारियों को मिले, मेरे पहले पुत्र को मिले, पुत्र के बाद नाती को, फिर परनाती को, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलती रहे।
दूसरा होता है मृत्यु के बाद भी उपभोग की इच्छा। बहुत से लोगों की ये भावनाएं होती हैं कि आदमी को पुनर्जन्म मिलता है। सपोज करो कि आज मैं मर जाता हूं और मैं चाहूं कि मेरा जन्म दोबारा से मेरे ही परिवार में हो जाए, और होना चाहिए। तो इस लालच से आदमी सोचता है कि अगर काश मैंने इस प्रकार की बच्चों से कह दी कि आप इसे बेच सकते हो और मेरा जन्म इसी परिवार में हो जाए, तो फिर हम तो गरीब रहेंगे, हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वो सोचता है कि मैं ही इस घर में दोबारा से जन्म ले लूंगा, या शायद हो जाए तो मैं इसका क्या करूंगा, इस्तेमाल करूंगा। तीसरा क्या है, पारिवारिक स्वाभिमान। कुछ व्यक्ति स्वाभिमान टाइप के होते हैं, वो अपने परिवार पर या अपने ऊपर ऐसा कोई कलंक नहीं लगने देते कि भाई आपकी संतान ने तो संपत्ति बेच दी, आप कैसे रईस व्यक्ति हो। अरे आपको मतलब समाज बहुत ज़्यादा आदमियों को टॉर्चर करता है कि आपने ज़मीन बेच दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तो वो सोचता है कि यार मेरी तो समाज में इतनी इज्जत है, मेरी संतान संपत्ति बेचेगी। तो इसलिए वो इस प्रकार की शाश्वतता जैसी स्टे लगाकर जाता है, और सरकार इसका क्या करती है, विरोध करती है। शाश्वतता के नियम के कारण प्रश्न यह उठता है कि विधि शाश्वतता के विरुद्ध क्यों है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विधि यह क्यों नहीं चाहती कि व्यक्ति अपनी संपत्ति को बांध कर रखे। इसके निम्नलिखित कारण है। इसका रीजन क्या है, विधि इसे क्यों नहीं मानती है। भाई सब व्यक्ति चाहते हैं कि मेरी संपत्ति मेरी संतान इस्तेमाल करे, पीढ़ी दर पीढ़ी चली रहे, कोई इसको उपभोग ना करे, लेकिन न्यायालय इसे विरोध क्यों करता है। आगे समझते हैं। नंबर 1, यदि संपत्ति का अंतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं होगा तो समाज की उन्नति एक रुक जाएगी तथा जनता के साथ एक बड़े अन्याय के होने की आशंका होगी। अब सपोज करो जैसे समाज में आज जनसंख्या बढ़ रही है, सभी व्यक्तियों को, भाई सभी लोग तो संपन्न नहीं है सभी चीजों से। किसी के पास एक घर है, किसी के पास 25 गज है, किसी के पास घर ही नहीं है। सपोज करो आज से 50 साल पहले इस प्रकार का नियम चला होता, शाश्वतता का नियम, और जिसके पास जो संपत्ति है वो जीवन भर कभी बेचेगा नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करिए कि आज हमारे बच्चों पे आने वाले समय पे क्या हमारे पास जमीन होती, नहीं होती। सपोज करो 50 साल पहले इस प्रकार का नियम लग जाता कि जिसके पास जो जमीन है वो बेचेगा नहीं, बेचना मना, क्या लग गई, रोक लगा दी। ठीक है, अब ए व्यक्ति है, उसके पास कोई जमीन थी, भाई सरकार ने क्या लगा दी, रोक लगा दी, या उनकी इच्छा थी कि इस पर रोक लग जाए, रोक लग गई। अब इनके हो गए 4 पुत्र, पहले तो इनको डिवाइड करो, ठीक है, इनको दो। अब क्या गारंटी है जो इनके पास जो जमीन थी वो चारों के लिए सफिशियंट है। भाई तुम्हारा गुजारा, एक थे तुम्हारा गुजारा चल रहा था, अब ये चारों की स्थिति आप जैसी थोड़ी बनी रहेगी। कोई और भी ज्यादा अमीर हो सकता है, अपने ए से भी ज्यादा अमीर हो सकता है, कोई गरीब भी हो सकता है, या किसी की इच्छा ऐसी हो कि मैं यहां से बेच कर दूसरे स्थान पर अपनी जमीन लूं, या कोई हो सकता है कोई उसके पास ऐसा रीजन रहा हो बीमारी का, पैसों का, कि उसे बहुत ज्यादा जरूरत हो, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है कि आप उसे बेच नहीं सकते। तो इस स्थिति में क्या होगा, ये नियम बहुत ज्यादा बेकार हो जाएगा। और एक रीजन ये बनता है कि काश ए के पास ही जमीन थी, बी के पास भी बच्चे थे, लेकिन ना तो बी के पास पहले कभी जमीन थी क्योंकि गरीब था बी के एक पुत्र होता है सी, और सी ने इतनी मेहनत करी और उसके पास क्या आ गए, पैसे आ गए। अब इसकी इच्छा क्या है, जमीन खरीदने की। और संपूर्ण भारत में कैसा लगा हुआ है, स्टे लगा हुआ है कि आपको, आपके पास जो संपत्ति है आप उसे कभी बेच नहीं सकते हो। तो इस प्रकार से तो सी के पास कभी भी जीवन भर संपत्ति आ ही नहीं सकती है। उसके बच्चे होंगे, फिर आगे भी बच्चे होते रहेंगे, परिवार बढ़ेगा, और उनके पास तो कभी जमीन का हिस्सा पहुंचेगा ही नहीं, और वो तो इस दुनिया में, इस समाज में जैसे आए और ऐसे ही चले जाएंगे। तो इसलिए इस प्रकार के नियम को रोका गया। ठीक है, आगे समझते हैं। औद्योगिकरण की प्रगति ही नहीं होगी किंतु पतन होगा। जिस प्रकार से मैंने बताया, औद्योगिक धंधे, व्यापार, ये सारे क्या हो जाएंगे, ठप्प हो जाएंगे, व्यापार को हानि होगी, परिवार के सदस्यों को अनेक आपत्तियों तथा कठिनाइयों का सामना करना होगा।
जैसा कि अभी मैंने एग्जाम्पल में बताया है, बहुत ज़्यादा समस्याएं हो जाएंगी परिवार में, लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाएंगे, परिवार के सदस्यों को अनेक आपत्तियों तथा कठिनाइयों का सामना करना होगा। शाश्वतता अपने मौलिक अर्थों में एक ऐसा विवेचन है जो संपत्ति को एक अनिश्चित अवधि के लिए अहस्तांतरणीय बना देता है। आगे समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति अजन्मे व्यक्ति को संपत्ति देना चाहता है तो वह सेक्शन 13 और सेक्शन 14 में वर्जित सीमाओं के अंतर्गत ही ऐसा कर पाएगा, अन्यथा उसका अंतरण अवैध होगा। ये सीमाएं निम्नलिखित हैं। दूसरा, एक बात और बता दूं आपको, अजन्मे व्यक्ति के ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाना, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी कोड है 3004, आप उसमें देखना, सेकंड या थर्ड वीडियो आपको अजन्मे व्यक्ति की ही मिल जाएगी। प्रॉपर वे में बनाई है और आपके एग्जाम में 10 से 20 नंबर का क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है। अब बात करते हैं अजन्मे व्यक्ति, सेक्शन 30 और 14। इसकी क्या है, कुछ निम्नलिखित सीमाएं हैं। अजन्मे व्यक्ति को संपत्ति का सीधा अंतरण नहीं हो सकता। उसके जन्म से पूर्व अंतरण किसी अन्य जीवित व्यक्ति को करना होगा। यहाँ पे कहा गया है कि जब हम अजन्मे व्यक्ति को संपत्ति देते हैं, अगर किसी बच्चे ने अजन्मे व्यक्ति को संपत्ति वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका एक कंफ्यूजन होगा, अजन्मा व्यक्ति होता क्या है। जिसका अभी जन्म नहीं हुआ है और जो अभी माता के गर्भ में है, पेट में है, उस बच्चे को अजन्मा बच्चा कहा जाता है। ठीक है, ऐसे बच्चों को जो अभी माँ के पेट में ही है, उनको हम संपत्ति ट्रांसफर कर सकते हैं, संपत्ति का अंतरण कर सकते हैं, हम संपत्ति उनके नाम पर दे सकते हैं। अब कहोगे बच्चा तो पेट में है, उसका नाम तो अभी रखा नहीं गया, हम संपत्ति कैसे दें। तो संपत्ति को किस प्रकार से दिया जाता है, ये पूरी वीडियो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अजन्मा व्यक्ति। और आगे चलते हैं, समझ लेना, अजन्मा व्यक्ति मैंने बता दिया है। दूसरा, अजन्मे व्यक्ति को अंतिम पूर्ववर्ती व्यक्ति के जीवन हित की समाप्ति तक या पहले ही अस्तित्व में आना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति संपत्ति को दे रहा है उसे ये पूर्ण पता हो जाना चाहिए कि जिस व्यक्ति को मैं संपत्ति देना चाहता हूं, जिसका भी जन्म नहीं हुआ है, वो गर्भ में आ चुका है। ठीक है, अजन्मा व्यक्ति संपत्ति पर अधिकार बालिग होने पर प्राप्त कर सकता है, उससे पहले नहीं। संपत्ति का अधिकार वो तभी प्राप्त करेगा जब वो 18 वर्ष का हो जाएगा, जन्म के बाद। जन्म हुआ, जन्म के 18 वर्ष बाद। अजन्मे व्यक्ति को संपत्ति का पूर्ण हित निहित करना होगा, उसको दिया गया जीवन काल के लिए हित अमान्य होगा। मतलब जो संपत्ति उसको दी जा रही है वो संपूर्ण जीवन के लिए नहीं, ऐसा हो जैसे कि हमने कोई संपत्ति दी ये एक ऐसा है, अजन्मा व्यक्ति है कि आपकी जैसे उम्र है तब तक आप इसका इस्तेमाल कर लो और ये इस्तेमाल के बाद भूमि हमारे पास वापस आ जाएगी। नहीं, इस प्रकार से नहीं होगा। भूमि अगर एक बार अजन्मे व्यक्ति ए के पास चली गई है तो वो उसके पास ही रहेगी, और अजन्मा व्यक्ति जब बड़ा हो जाएगा ये अपने बच्चों को इसे दे सकता है। ठीक है, इसको और मैं अच्छे से एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे कोई ए व्यक्ति है और यहां बी है, यहां सी है। सपोज कर लो, एक अंदाजा ले लेते हैं, ये दादाजी हैं, ये दादाजी का क्या है, पुत्र है, और ये क्या है, नाती। ये सी का क्या है, पिता। भाई सी का तो पिता ही रहेगा ना। आगे समझते हैं। ए चाहते हैं कि मैं अपनी संपत्ति को अपने जीते जी ही किसी के नाम करके जाऊं। इन्होंने सोचा बी के नाम करूं, लेकिन इनको पता चला कि जो बी है ये कैसा है, शराबी टाइप है, और ये संपत्ति को बेच देगा, नुकसान पहुंचाएगा, और इसका देखभाल भी ये नहीं कर पाएगा, और मेरे आने वाले जो नाती हैं उनके पास कुछ नहीं रहेगा। तो इन्होंने सोचा मैं इसके नाम ना करके ये संपत्ति मैं अपने नाती के नाम करूंगा। किसके पास, नाती के नाम करूंगा। इनको पता चला कि मेरी
जो नाती है, जो उसका जो जन्म होने वाला है, वो अपनी माँ के पेट में आ गया है। इनको पता चला कि वो अपनी माँ के पेट में आ गया है, अजन्मा है। तो अब ये प्रॉपर्टी उसको देना चाहते हैं। तो ये प्रॉपर्टी, अब सी को तो इतनी समझ है नहीं, वो तो अभी माँ के पेट में ही है। अब ये या तो इसकी माँ को, सी की जो माँ है उसको नाम करेंगे, या इसके किसी परिचित को, चाचा को या चाची को, मामा को, मामी को, या पिताजी को। भाई एक तो कारण हो सकता है पिताजी शराबी हैं, इस वजह से दादाजी नाम नहीं कर रहे। एक कंडीशन हो सकती है दादाजी का मन है कि मैं अपने नाती को ही नाम करूं और अपने पुत्र को नाम ना करूं, चाहे पुत्र उनका सही क्यों ना हो। या एक ये भी हो सकता है कि मैं अपने पुत्र को ना देकर अपने नाती को ही दूंगा। तो यहाँ पे पिता को भी क्या बना सकते हैं, बीच में। अब ये जो है ए संपत्ति को देना चाहता है सी को, तो सी पे जाने से पहले ये संपत्ति इनको देगा। इनके अंडर में रहेगी कब तक, जब तक ये 18 वर्ष का नहीं हो जाता है। जैसे ही 18 वर्ष का होगा, ये जो इनके पास जो बीच में अधिकारी बना दिए थे, स्वामित्व इनको दे दिया था उस संपत्ति का, भाई यहां से तो हट गया। किसी ने जिम्मेदारी ले ली, या पिता ने, माँ ने, चाचा ने या चाची ने, या किसी रिश्तेदार ने, कि जैसे ही आपका नाती होगा हम ये प्रॉपर्टी उसके नाम कर देंगे, आप परेशान ना होना। और जैसे ये 18 वर्ष का होता है, इसके पास ये चली जाती है। तो इस प्रकार से जो प्रॉपर्टी होती है वो अजन्मे व्यक्ति को हो जाती है। और अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो में चले जाना, वहां से आप देख लेना। दोहरी संभावना के सिद्धांत को निम्नलिखित उदाहरण द्वारा जाना जा सकता है। बै को विवाह के अवसर पर संपत्ति अंतरित करता है। ए जो है बै को विवाह के समय पर संपत्ति अंतरित करता है, तथा व्यवस्था करता है कि बै जीवन पर्यंत उस संपत्ति का उपभोग करेगा। तत्पश्चात अपने विवाह से उत्पन्न प्रथम पुत्र को वही संपत्ति जीवन पर्यंत उपभोग हेतु देगा, और प्रथम पुत्र के जीवन के बाद संपत्ति दूसरे पुत्र के पक्ष में चली जाएगी। इस प्रकार अंतरण ए की इच्छा पूरी होने में दो संभावनाएं आड़े आएंगी। प्रथम, बै के पुत्र उत्पन्न हो या ना, तथा दूसरी क्या है, एक पुत्र के बाद दूसरा पुत्र जन्म ले। आगे विधि की मान्यता है कि अंतरिति को स्वीकार का अर्थ है सुदूर भविष्य में जाना, अतः विधि ऐसे अंतरणों को मान्यता नहीं देती। अब इसको मैं अच्छे से आपको समझाता हूं क्या है ये। आप कहोगे सर आपने पढ़ दिया, समझ में नहीं आया, अच्छे से अब मैं समझाता हूं। ए है और ये बी है, ठीक है। ए ने बी के विवाह के समय, जब बी का क्या हो रहा था, विवाह हो रहा था, एक प्रॉपर्टी जो है बी के नाम पर कर दी। किसने, ए ने कर दी बी के नाम पर। और इससे कहा कि ये जो प्रॉपर्टी है आपके नाम पर है, आपका जब मन करे, आपका जब पुत्र हो जाए आपके जीवन के बाद, तो ये जो प्रॉपर्टी है आपके पुत्र के पास जाए। यानी बी का पुत्र हो गया बी ए, आप अपने पुत्र को ही दोगे, पुत्र के अलावा आप किसी को नहीं दोगे। अब बात ये आती है कि जब बी का विवाह हुआ, भाई क्या संभावना है कि बी के पुत्र ही होगा, बी ए ही होगा, यानी पुत्र होगा। भाई पुत्री भी तो हो सकती है। पहली समस्या तो यहां हो जाएगी कि बी के पुत्री हो गई, या दूसरी बात बी के दो बच्चे हो जाएं, ए और बी। ये ए जो था ये बी ए कर लो और इसे बी बी कर लो। भाई बी के पुत्र हैं तो बी ए हो गया, ये बी बी हो गया, ठीक है। अब ए क्या करा गया, यहां पे बीज बो के चला गया, रार की जड़ पैदा करके चला गया अपने बच्चों के लिए। इसने तो सोचा था कि भला होगा, इसने क्या कर दिया, और ज्यादा बुरा कर दिया। अब जो बी है, अच्छे से समझाता हूं थोड़ा और, यहां समझ गए। ए ने दी जमीन बी को, उसके बाद पुत्री हो गई, तब भी संभव नहीं है जो इन्होंने, ए ने जो शर्त रखी थी।
या बी के दो पुत्र हो गए, के और ख, अभी मैंने बी ए जो बताए थे उसको फॉरगेट कर देना। अब यहां पे क्या होगी, लड़ाई हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार की जो संभावना है वो क्या है, गलत है। ये कैसी होंगी, शून्य होंगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। और दादाजी ने क्या कहा था कि आप इस प्रकार से करोगे, ए ने कहा बी को दोगे, बी सी को देगा, सी डी को देगा, इस प्रकार से ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये क्या है, गलत तरीका है। किसी के दो पुत्र भी हो सकते हैं, कोई रीजन भी हो सकता है, ठीक है। इस नियम को इंग्लैंड में रिची बनाम मिचेल के विवाद में स्वीकार किया गया। यह प्रथम वाद है जिससे दोहरी संभावना के सिद्धांत की व्याख्या की गई। सबसे पहले इसी वाद में यह इस्तेमाल किया गया था। शाश्वतता के विरुद्ध नियम के अपवाद, इसके कुछ अपवाद भी हैं, उसे समझते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा घुमावदार है, आदमियों को अच्छे से समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं एग्जाम्पल पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहा था, समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में। पॉइंट नंबर 1, व्यक्तिगत संविदाओं पर शाश्वतता के विरुद्ध नियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ऐसी संविदाओं में किसी प्रकार के हित का निर्माण नहीं होता है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट समझते हैं। यह नियम ऐसे भार को प्रभावित नहीं करता जिसका संबंध हित के अंतरण से ना हो। मतलब ये कह रहे हैं कि ये कोई ऐसी गारंटी नहीं देता है कि हम इसका अंतरण नहीं कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये मोटे तौर पर उपभोग का ही समर्थन करती है, ठीक है। तीसरा, शाश्वतता के विरुद्ध नियम को उस संपत्ति के अंतरण पर लागू नहीं किया जाएगा जिसका अंतरण जनता की भलाई, शिक्षा की उन्नति, धर्म के कार्य, वाणिज्य की उन्नति, स्वास्थ्य की उन्नति तथा अन्य मानव की भलाई के उद्देश्य से किया गया हो। ये कौन कहता है, धारा 18 कहती है। अभी हमने पढ़ा था कि हम किसी भी चीज को पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं सौंप सकते हैं। यहां पे बोला गया है जो जनता की भलाई के लिए हो। सबसे पहले तो ये है शिक्षा, धर्म के कार्य, वाणिज्य, स्वास्थ्य। इस प्रकार की चीजों में अगर हम पीढ़ी दर पीढ़ी अगर किसी को अधिकारी बनाते रहते हैं तो वो गलत नहीं है, क्योंकि वो समाज का क्या कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं। लेकिन वो जनता को क्षति ना पहुंचाए, जनता की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए, ठीक है, बशर्ते शर्त ये होगी। आगे चलते हैं। जैसे अभी एक मैंने मंदिर वाला एक एग्जांपल दिया था। हालांकि हमने अपनी संपत्ति पे मंदिर बनाया है, पुजारी हमारा बेटा है, हम हैं, लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा, शाश्वतता का नियम वहां पर लागू है। लेकिन आप उस पर ऐसा कोई गलत कार्य नहीं करोगे जिससे जनता को या उससे जुड़े हुए लोगों को कोई ठेस पहुंचे, ठीक है। इस प्रकार का आप कोई कृत्य अपराध नहीं करोगे और उसमें क्या रहेगा, आप पीढ़ी दर पीढ़ी कार्य कर सकते हो, अंतरण कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसमें जनता आपका विरोध तब करेगी जब आप पर कोई गलत कार्य करेगा। तो यहां पर शाश्वतता का नियम लागू नहीं होता है, लेकिन जनता आपका विरोध करेगी। निगम संपत्तियों पर प्रस्तुत नियम लागू नहीं होता। पूर्व क्रियाधिकार की संविदा। नंबर आगे है 7, व्यक्तियों के नियंत्रण में सौंपी गई ऐसी संपत्तियां जो स्मरणीय सार्वजनिक सेवा के लिए हों और जिन्हें विधायन द्वारा उन्मुक्ति दी गई हो, इस नियम से प्रभावित नहीं होंगे। आगे, बंधक के विमोचन से, विमोचन होता है छुटकारा, बंधक के विमोचन से संबंधित करार प्रस्तुत नियम के विपरीत नहीं होता है। आगे देखते हैं, पट्टे की अनुबंध नवीनीकरण की शर्त पर भी धारा 14 लागू नहीं की जाती। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बात और बता दूं, ये जो मैंने आपको यहां पे पॉइंट कराए हैं 8, आप अपने पेपर में 3 या 4 पॉइंट ही आप लिख देना, काफी रहेगा। आप 8 पॉइंट लिखने की कोशिश ना करना, टाइम आपका ज्यादा हो जाएगा। और एक क्वेश्चन यहां से भी आ जाता है
कि शाश्वतता के विरुद्ध नियम के अपवाद। यहां से आपका 5 नंबर का या 10 नंबर का क्वेश्चन आपका यहां से आ जाएगा, 5 का या 10 का। ठीक है, उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी कारण से क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बताना। मैं 4 या 5 मिनट की और छोटी सी वीडियो बनाकर उसमें आपका जो डाउट होगा या जहां से कोई डाउट होगा आप उसमें टाइम लिख के बता देना कि सर इतने जो टाइम है यहाँ से लेके इस टाइम की जो वीडियो है बिटवीन टाइम की, उसमें हमें समझ में नहीं आया है या कोई त्रुटि है तो मैं उसकी एक छोटी सी क्लिप बना के आपको भेज दूंगा और अपलोड या फिर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप कमेंट करके बता देना। और दूसरी बात, अभी बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा कम सब्सक्राइब कर रहे हैं, भाई ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। और जाते जाते एक बार और बता दूं, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार है, समझने की कोशिश करना और उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझोगे, अपने नोट्स तैयार करोगे। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे नोट्स चाहिए तो वो हमारे इस वाले नंबर पे हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके 499 में अपने थर्ड सेम के नोट्स परचेज कर सकता है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।